तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 165 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग उस ऑक्शन में आ चुका था और अब फिर वहाँ कई सारी चीज़ों की बोली लगाई जाती है, जहाँ पे लू फैंग को नानसान ट्रेजर्स पे आ जाता है दिल। तो चलो देखते हैं क्या उसको वो खरीद पाता है। तो अब फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग वहीं पे अटका होता है कि उसे ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और अभी के मर्तबा वो प्राइस वहीं पे रुकी होती है जिसकी प्राइस 3.6101 ट्रिलियन पे होती है। और तभी वहाँ काउंटडाउन स्टार्ट होने लगता है 3, 2 और 1 और कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पे लू फैंग उसके ऑर्नामेंट्स को ले लेता है और अब फिर उसके पास वो आ जाता है और अब फिर हमें नेक्स्ट आइटम को दिखाया जाता है। और अब फिर लू फैंग के पास एक स्लिप आता है जो कि उसके स्क्रीन पे आता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन गेस्ट नंबर KND 99286। अब यहाँ पे सारे गेस्ट के ऐसे रैंडम नंबर थे जहाँ पे उसके पास आता है कि आपने सक्सेसफुली नानसन ऑर्नामेंट्स को खरीद लिया है। और फिर वहाँ पे लिखा होता है कि आप इसे साइन ऑफ करने के लिए प्रिपेयर रहना ताकि इस ऑक्शन के एंड में आपको ये फंड दिया जा सके। और अब फिर हमें लू फैंग को दिखाया जाता है यहाँ पे बबाता लू फैंग से कहती है कि लू फैंग नानसन एमेंट्स तुम्हारे साथ यूनिवर्सल लेवल, डोमेन लॉर्ड लेवल, सेक्टेड लॉर्ड लेवल, यहाँ तक कि तुम अनडाइंग लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर लोगे तो ये तुम्हारे साथ रहेगी, जो तुम्हारे साथ 10,000, 1,00,000 साल, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ रहने वाली है। इसलिए तुम्हें इससे हार्ड वर्क करके इसके फुलेस्ट पोटेंशियल को अनलीज करना होगा। और फिर यहाँ पे लू फैंग भी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ठीक है। और अब फिर यहाँ पे उसके पास एक अपना नानसन आर्मेंट्स आ चुका था। और अब फिर ऐसे ही 1 घंटे बीतते हैं और वहाँ का ऑक्शन का वो बैच सोल्ड आउट होता है। और अब फिर वहाँ पे लू फैंग वहाँ के फंड्स को देखता है, वहाँ पे एक्सचेंज लोकेशन को भी सिलेक्ट करता है जहाँ पे लू फैंग का वो नानसन ऑर्नामेंट्स आने वाला था। और अब फिर तभी वहाँ का 5th बैच ऑफ ऑक्शन आइटम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे फिर से 1000 आइटम ऑक्शन में शो अप होता है। और वो ओल्ड मैन कहता है कि आप लोग रेडी हो जाओ, ये अब शुरू होने वाला है। और अब फिर हमें उन्हीं काउंटलेस सेक्टर लॉट को दिखाया जाता है जो कि फिर से उन्हीं स्लिप्स की तरफ देखने लगते कि आखिर इसमें क्या मौजूद है। लू फैंग भी उसकी तरफ देखने लगता है और जब वो देखता है तो उनमें से एक लाइफ फ्रूट भी होता है जो देखकर वो बहुत ही स्माइल करता है और कहता है कि इसमें तो एक लाइफ फ्रूट भी मौजूद है। और उस 1000 आइटम्स में वो 12 लाइफ फ्रूट्स मौजूद थे जिसका लोएस्ट प्राइस भी 500 बिलियन यूनिवर्स डॉलर था। लेकिन अभी के मर्तबा लू फैंग का बैलेंस सिर्फ 374 बिलियन ही था जो कि एक को भी खरीदने के लायक नहीं था, जिसे देखकर लू फैंग अपनी पलकें झपकाता है और वो अभी खुद को हेल्पलेस महसूस कर पा रहा था क्योंकि इतने से तो वो एक भी नहीं खरीद पाएगा जो कि उसकी मिनिमम प्राइस थी। अब यहाँ पे वो इसके बारे में सोचता और फिर बबाता बोलती है कि इसका हाईएस्ट प्राइस 2 ट्रिलियन चला जाएगा, इसलिए इस पे लड़ना और भी बेकार है और हो सकता है कि यह और भी ज़्यादा हाई जाने लगता है। तो लू फैंग कहता है कि मैं इसे नहीं ले पाऊंगा और वो लाइफ फ्रूट पे गिव अप कर देता है। तो यहाँ पे अब होंग चाहता था कि उसे एक लाइफ फ्रूट मिले ताकि वो भी अपने क्लाउड कंटेंट वाइन को ग्रो करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें क्लाउड कंटेंट वाइन को ग्रो करने के लिए तो ये लाइफ फ्रूट बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होने वाला था क्योंकि ये सेक्टर लॉट के सेकेंड लाइफ के जैसा था कि ये सेक्टर लॉट को दोबारा ज़िंदगी दे सकता था, इसलिए ये क्लाउड कंटेंट वाइन के लिए उतना कारीगर नहीं था। लेकिन अभी के मर्तबा लू फैंग के पास एक स्वेलिंग वाटर फ्रूट होता है जो कि लू फैंग ने यहाँ से खरीदा होता है जो कि क्लाउड कंटेंट वाइन के लिए यूजफुल हो सकता है। और फिर बबाता लू फैंग से कहती है कि तुमने तो ऑलरेडी 200 स्वेलिंग वाटर फ्रूट्स ले लिया है, वो भी अपने प्लांट्स स्पीड बेस्ड को न्यूट्रियर करने में मदद करता है और इसमें मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि उसको हील कर सकती है। और यहाँ पे अगर उसका स्मॉलर पोर्शन भी लिया जाए
तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात करें लाइफ फ्रूट की तो उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ एनर्जी मौजूद होती है, जिसके कारण वो एक्सप्लोड भी हो सकता है और वो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें इस स्वेलिंग वाटर की तो उसको 10 दिन पे हर 3 साल यूज करने पे, उसको 100% यूज करने पे तुम्हारे बिग ब्रदर हॉन्की क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन यूनिवर्सल लेवल 3 और 4 में पहुंच जाएगी, जो कि एक वन लाइफ फ्रूट से और भी अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से उसकी ट्रेनिंग होगी वो और भी ज़्यादा ग्रो करते हुए जाएगा। या फिर तभी वहाँ की हमें दिखाया जाता है लाइफ फ्रूट, जहाँ पे उसकी प्राइस 2.8609 ट्रिलियन तक चली जाती है, जो कि नॉनसेंस ऑर्नामेंट से सस्ता तो होता है लेकिन फिर भी वो उससे काफ़ी महंगा था। और अब फिर दूसरे बैच का आइटम दिखाया जाता है, जहाँ पे लूफेंग उन सबको देखता है, लेकिन अभी के मर्तबा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन सबको खरीद सके। और वहाँ पे लूफेंग स्माइल करते हुए कहता है कि हालांकि मैं खरीद तो नहीं सकता, लेकिन देखना इतना भी बुरा नहीं है। और ऐसे ही उसके सामने 1000 आइटम्स और भी आ जाते हैं। लूफेंग उन सब के बारे में, डिटेल्स के बारे में जानने लगता है। यहाँ पे लूफेंग की इस सारी डिटेल्स को जान के उसे इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे सीक्रेट आइटम्स भी है जो कि बहुत ज़्यादा रेयर और ख़तरनाक भी है। और अब फिर लूफेंग उन सब के बारे में देखने लगता है और अब फिर वहाँ पे वो सब कर रहे होते हैं। और अब फिर सीन चेंज कर हमें 9 स्टार बे विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी के दरमियान लू हुआ वहाँ पे अपने सारे काम कर रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस हो रहा होता है। अब यहाँ के पार्ट को मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा से सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ही दिया हुआ है, जो कि इतना खास नहीं है। और यहाँ पे सिंपली ये होता है कि लू हुआ जैसे जैसे देखता है कि उसके प्राइस बढ़ रहे हैं वो उन्हें बेचना स्टार्ट कर देता है। लेकिन पहली मर्तबा तो वो गिरने लगता है, लेकिन थोड़ी देर सब्र करने के बाद वो फिर से उड़ जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही मुनाफा कमाता है। उसके पास 4 ट्रिलियन आ जाता है, जिसके बाद वो अपने भाई को इसको भेज देता है ताकि वो अपने ब्रदर को इसके लिए हेल्प कर सके। अब हालांकि वो ऑक्शन 10 दिनों में चलने वाला था, इसी कारण वहाँ पे ये सब वो कर पा रहा था। और अभी के मर्तबा वहाँ पे ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं और हर एक बैच जिसमें 1000 आइटम्स होता है वो 3 से 6 घंटे तक चल रहा होता है। अब यहाँ पे फिर हमें 10वां दिन दिखाया जाता है गानू ऑक्शन का, जहाँ पे बहुत बड़ा हॉल होता है। वहाँ पे मिलियन किंग सीज अपने सीट पे बैठे हुए होते हैं और अभी के मर्तबा वो उन सबको देख रहे होते हैं और उन सब के बीच में मिडल में वो होस्ट खड़ा होता है और तभी और वो कहता है कि 50 बैचेस के आइटम्स बेचे जा चुके हैं, जो कि टोटल होते हैं 50,000 आइटम्स, क्योंकि हर बैच में 1000 आइटम्स हुआ कर। और अब फिर वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है कि तो फिर हम लोग अपने क्लाइमेक्स के अंतर पे आ चुके हैं और यहाँ पे टोटल 100 आइटम्स है जो कि फाइनल आइटम्स होने वाले हैं और हर एक आइटम्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक और वैल्यूबल है। अब यहाँ पे हालांकि वो सारे वैल्यूबल थे, लेकिन उन सब की बोली 0 से स्टार्ट होती है। और अब फिर फाइनल ऑक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और फिर लूफेंग देखता है कि उसके पास एक मैसेज आया कि उसके पास 4.2 ट्रिलियन यूनिवर्सल डॉलर आया हुआ होता। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरे भाई ने इतना ज़्यादा पैसा भी कमा लिया और उसके कैपिटल को अफेक्ट भी नहीं किया। और बवाता भी कहती है कि हाँ, इन 10 दिनों में तुम्हारा भाई ने खूब कमाया है। और अभी के दरमियान लूफेंग भी स्टन होता है और अब फिर बवाता कहती है कि तुम्हारे भाई की स्किल तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर मैं वहाँ होती तो इतना भी अच्छा नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हारे भाई ने इतने ही दिनों में इतना ज़्यादा कैपिटल अर्न कर लिया है, जो कि उसको बहुत ही जीनियस बताता है। और यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारे पास अभी 4 ट्रिलियन यूनिवर्सल डॉलर है, जिसके अंतर्गत तुम इसे यूज करके इस फाइनल ऑक्शन में कुछ खरीद सकते हो। और अब फिर हमें उन नेक्स्ट आइटम्स की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे एक टॉप 3 वैल्यूबल आइटम्स होता है, जिनमें कि वो गोल्ड लीफ ऑफ एंशिएंट क्लाउड्स ट्री का नाम होता है। और ये बोलकर वो इन सबको दिखाता है। ये देखकर वहाँ पे उस नॉर्मल गोल्डन लीफ की स्क्रीन पे आ जाती है इमेज, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है और कई लोग इसके बारे में डिस्कशन करने लगते। और यहाँ पे 99.9% लोग ऐसे थे जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे होके भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि आखिर ये क्या है। लूफेंग में कंफ्यूज होता है, वो पूछता है कि बवाता
आखिर ये क्या है। तो यहाँ पे वो बबाता कहती है कि ये ऑक्शन ऐसा करने ही वाली थी, मुझे पता है। ये ऑक्शन इन 10,000 सालों में एक बार ना एक हाईली ट्रेजर को लाता ही है, और वो उस गोल्डन लीफ एंशिएंट क्लास ट्री के बारे में बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और बहुत ही वैल्यूएबल आइटम है इस वास्ट यूनिवर्स में। और वो कहता है कि ये सिर्फ अनडाइंग लेवल के लिए ही होता है और इसके नीचे का तो इसका काम ही नहीं होता है। और वो कहता है कि तुम इसे चाह के भी नहीं खरीद सकते हो। और अब फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे एम्पायर इन्वेस्टमेंट ब्रांच को बोलो कि वो जितना पैसा हो सके मुझे भेजे, क्योंकि मुझे ये चाहिए किसी कीमत पे। और फिर उसका ऑर्डर वहाँ चला जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि फैट होता है, और वो कहता है कि ये गोल्डन लीफ ऑफ एंशिएंट क्लॉज ट्री क्या है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ अपने प्राइमल यूनिवर्स के लिए आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे प्राइमल यूनिवर्स क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये यहाँ का ऑक्शन का मेन थीम था, जिसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे बंदे आए हुए थे। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उन सबको दिखाया जाता है जहाँ पे उन सब की प्राइस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे पहले एक बंदा उसकी 1000 मिक्स्ड एलिमेंट्स यूनिट लगा देता है, जो कि बहुत ज़्यादा। और अभी कंपेयर किया जाए लू फेंग से, तो लू फेंग के पास अभी 4 ही थी, और यहाँ पे बोली ही स्टार्ट हो गई थी 1000 से ही। अब यहाँ पे वो ऐसे ही बढ़ने लगते, और वहाँ पे ऐसे कई सारे सेक्टर लॉट के बंदे थे जो कि रिच फैमिली से आते थे। अभी इस ऑक्शन में अनडाइंग बेंग भी आए हुए थे, जो कि लू फेंग उन सबको देख रहा होता है, और लू फेंग भी शॉक हो जाता है क्या यहाँ पर 1000 मिक्स्ड एलिमेंट शुरुआत में ही इतना अमाउंट में, तो ये कई सारे मैं लाइफ फ्रूट्स तो यहाँ तक कि स्टार सेक्टर को भी खरीद सकता हूँ। लेकिन तभी हमें उस बोली को दिखाया जाता है जो कि 2000 मिक्स्ड एलिमेंट्स हो जाता है, और अब फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2200, 218, 3300 ऐसे ही बढ़ने लगते हैं, यहाँ तक कि अनडाइंग बेंग भी उस पर बोली लगाने लगती है। लेकिन वो बंदा जो कि बोला होता है अपने एम्पायर में कि इसके लिए पैसे जुगाड़ करो, वहाँ पे उसका बंदा कहता है कि मास्टर हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ना गुस्से में होता है। और अभी के मर्तबा वो अभी बहुत ही उसे गाली देने लगता है कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। और अब फिर हमें एक टॉल मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो 5000 मिक्स्ड एलिमेंट्स लगा देता है। ये सुनकर तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है। अब वहाँ पे देखा जाए तो बबाता उससे कहती है कि एक 4 स्टार क्लाइंट होने के लिए 10,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स यूनिट की जरूरत होती है, जो कि अनडाइंग बेंग से ऊपर होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे अनडाइंग बेंग आए हुए हैं। और अब फिर लू फेंग वहाँ पे कहता है कि अगर सेक्टर लॉर्ड काबू की पूरे वेल्थ को भी मिला दिया जाए तो वो पुअर अनडाइंग बेंग के जितनी है, जिनकी टोटल 200 से 300 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होते। लेकिन ये बंदे तो 5000 मिक्स्ड एलिमेंट्स ऐसे ही उड़ा रहे होते। और अब फिर बबाता उन सब के बारे में देखती और कहती है कि जो लास्ट आइटम्स होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अब हमें उसके प्राइस के बारे में बताया जाता है जो कि 8900 मिक्स्ड एलिमेंट तक जा चुका होता है। और इसे देखकर वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या कोई और भी है जो इससे ऊपर लगाने वाला है। और अब फिर हमें और दिखाया जाता है कि एक बंदा तो उसे 8950 मिक्स्ड एलिमेंट्स यूनिट कर देता है, और फिर ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे वो बढ़ के 8919 मिक्स्ड एलिमेंट्स हो जाता है, जिसे देखकर वो टर्टल सेल ओल्ड मैन उन सब की तरफ देखकर कहता है कोई और है जो और आगे लगाना चाहता है। और अब फिर वो 10 से काउंटडाउन शुरू कर देता है, और अब फिर वो प्राइस उसका हो जाता है, और वो कहता है कि आपने बहुत ही एक्सट्रीमली वैल्यूएबल गोल्डन लीफ ऑफ द एंशिएंट क्लाउड ट्री को पाया है। और अब फिर लू फेंग शॉक हो जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि टॉप क्वालिटी ई ग्रेड ऑटोमन स्पेसशिप जो कि सिर्फ 1000 से 2000 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर में आती है, लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला प्राइस 8919 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर आ चुकी है, जो कि इनफ है 5 से 6 ऑटोमन स्पेसशिप को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे पैसे सिर्फ एक गोल्डन लीफ के लिए उड़ाया जा रहा है। लेकिन लू फेंग ऐसे ही काल्म होता है, और फिर आगे की तरफ और भी ज़्यादा आइटम्स आने लगते हैं। और अभी के दरमियान जितने भी आइटम्स आने लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल होते हैं, जो कि लू फेंग के औकात से भी ऊपर होते हैं। लेकिन उनमें से ऐसे कई सारे थे जो कि इतने सस्ते थे कि लू फेंग उनको ऐसे ही खरीद सकता था, जिनमें से एक तो
तो सिर्फ 22,000 यूनिवर्सल डॉलर ही होता है और उसके पास 93 क्रिस्टल मिल जाता है। और अब फिर वहाँ पे और भी ज़्यादा रेयर आइटम आने लगता है, जो कि वो ओल्ड मैन कहता है कि नेक्स्ट आइटम बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाला है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। और वो कहता है कि ये मोसा क्लैन की स्किन है। और अब फिर आप लोग इस मोसा क्लैन के बारे में तो जानते ही होंगे, क्योंकि मैंने इस पे शॉर्ट्स से वीडियो डाल दी थी कि मोसा क्लैन लू फेंग की सेकंड बॉडी होने वाली है, जिसके कारण लू फेंग को इसी से एक डोमेन टाइप टेक्निक मिलती है। और अब फिर जब सारे लोग ये सुनते कि क्या मोसा क्लैंसमैन की ये बॉडी की स्किन, तो सारे उसे देखने लगते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन भी कहता है कि हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये मोसा क्लैंसमैन की स्किन है। और वो कहता है कि इसके स्किन्स पे बहुत ही डार्क गोल्डन इनकार्विंग बनी हुई है। और यहाँ पे वो बताता है कि इन मोसा क्लैन की बॉडी एनर्जी टाइप की होती है और यहाँ पे उन सब में एक एनर्जी कोर होती है, और अगर वो मारे भी गए तो उनकी मोसा क्लैन वो मरते नहीं हैं, उन सब के पीछे एक एनर्जी कोर ही बची हुई होती है। और यहाँ पे उन सबको मारना ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और यहाँ तो एक स्किन को पाना वो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और अब फिर हमें उनके बारे में बताया जाता है कि ये क्लैन असासिनेशन में स्पेशलाइज होते हैं और ये अपने स्पेस आइटम फेवर्स को ही यूज करते हैं, और इनकी स्किन पे यूनिवर्सल ओरिजिन लॉ ऑफ स्पेस इम्प्रिंट होता है, जिसे कि कोई भी इससे सीख सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं ये समझ सकता हूँ कि इसकी प्राइस आप सब जानते होंगे। और अब फिर यहाँ पे सारे लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल था। और यहाँ पे लू फेंग भी उन सबको देख रहा होता है और वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पे बबाता भी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि लू फेंग ये मोसा क्लैन की स्किन है। और वो कहते हैं कि अगर हम लोग कहें कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने टैलेंट की वजह से यूनिवर्स ओरिजिन लॉ ऑफ गोल्ड को आराम से सीख सकती है, तो ये मोसा क्लैन भी इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं कि ये बड़े आराम से यूनिवर्स ओरिजिन लॉ ऑफ स्पेस को सीख सकते हैं। और वो कहते हैं कि तुम्हें इसके स्किन को यूज करके अपने सेकेंड क्लोन को अपने इसको बनाना होगा, जो कि मोसा क्लैन की बॉडी होगी। लू फेंग भी ये सुनकर फ्रोज हो जाता है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास 3 क्लोन बनाने की एबिलिटी थी, जिनमें कि फर्स्ट क्लोन वो अपना ह्यूमन का बना लिया होता है। और अभी के मर्तबा गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्सल लेवल में आ चुका है, जिसकी वजह से वो अपना सेकंड क्लोन भी बना सकता है। और अभी के मर्तबा उसके पास 3 क्लोन बनाने की आइडिया थी, और लू फेंग भी इसको जानता था। और वो जानता था कि इसके लिए बहुत ही सुटेबल बॉडी चाहिए, जिसके कारण वो बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर सकता था। और यहाँ पे वो थोड़ा सा एक्साइटेड और कंफ्यूज भी होता है कि मोसा क्लैन क्या है। तो वह बताती है कि इस यूनिवर्स में कई सारे रेसेस है, कई सारे तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो बड़े ही होते हैं, सेक्टर लॉर्ड बन जाते हैं। और वो बताते हैं कि ऐसे कई सारे बंदे भी होते हैं जो कि हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, और उनकी मेटेरिक लाइफ फॉर्म, एनर्जी लाइफ सोल, सोल लाइफ फॉर्म, प्लांट लाइफ फॉर्म, और ऐसे ही कई सारे होते हैं। लेकिन अगर बात करें किसी एक कैटेगरी की, मान लो कि मेटेलिक लाइफ की, तो वो भी 10 मिलियन डिफरेंट काइंड्स में बटे हुए होते हैं, और उनके भी अलग बिलियंस ऑफ प्लांट्स लाइफ फॉर्म मौजूद होते हैं। लेकिन इसी में कई सारे ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही रेयर होते हैं। और बताती है कि ये मोसा क्लैन एनर्जी लाइफ फॉर्म है, जो कि मोस्ट इलाइट रेसेस में बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये मोसा क्लैन अपने टाइटल की वजह से ही पावरफुल है, क्योंकि इनका टाइटल ही असासिनेशन का है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इनकी सिर्फ एक ही वीक पॉइंट होती है कि ये बहुत ही स्लोली ग्रो कर, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग असैसिन बन जाते हैं। और उनकी नेचुरल टैलेंट के कारण वो स्पेस को बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। और अगर बात करें, उनकी मेथड भी बहुत ही अजीब होती है, और कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो कब निकल के वहाँ से भाग जाएगा। और यहाँ पे वो बबाता लू फेंग से कहती है कि तुम अपने मोसा क्लैन के क्लोन की मदद से तुम अपने स्पेशल टेक्निक को बड़े ही आराम से दुगना आसान से सीख सकते हो। और लू फेंग भी ये सुन के हामी भरता है, और फिर वो कहता है कि तुम्हें अपने तीनों क्लोन में बेस्ट क्लोन को चूज करना होगा,
और यहाँ के अभी के मुताबिक ये मोसा क्लैन की सुटेबल बॉडी तुम्हारे पे अच्छी लगेगी और अभी के लिए ये स्किन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और सिंस इस पे की एनर्जी लाइफ फॉर्म मौजूद है और इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई होगा जो कि फ्यू 100 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर होगा। लेकिन बबाता फिर बोलती कि सैडली तुम इतने को अफोर्ड नहीं कर सकते और लू फेंग भी इसे सुनकर स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि सच में वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है 100 से 200 मिक्स्ड एलिमेंट। और अब फिर उसके बाद एक ही चॉइस बचता है कि वो सेकंड बॉडी को कोई और ले, नहीं तो वो इस स्किन को अफोर्ड कर सके। और लू फेंग वहाँ पे कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये स्किन का टुकड़ा ये मेरे लिए क्या फायदा है। लेकिन फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि निराशा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये मोसा क्लैन की स्किन कंप्लीट पीस नहीं है। और वो फिर उस डिस्प्ले पे दिखाता है जहाँ पे उस स्किन को दिखाया जाता है जिसपे कि पेक्यूलियर डार्क ग्लेड गोल्डन कार्विंग्स होती है और वहाँ पे सिर्फ छोटा सा पोर्शन होता है उस मोसा क्लैंसमैन की स्किन की और वहाँ पे जितने भी टॉन होते हैं वो सारे बैटल के दौरान डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो ये देखकर वो सारे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते और कहते कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा होगा कि ये फुल स्किन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे वो सारे सोच रहे थे कि मैं इसे लूँगा, लेकिन अभी के मर्तबा वो सारे का मूड खराब हो जाता है कि ये टॉन पीस है, इसमें पूरा स्किन नहीं मौजूद है और ये इनकम्प्लीट पीस ऑफ स्किन के कारण यहाँ पे सक्सेस का कोई भी चांस नहीं होता है। और अभी के मर्तबा वो इसके लिए एक्साइटेड हुए जा रहे होते हैं और सारे लोग डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही निराशाजनक है, आखिर यहाँ पे ये आखिर क्यों लेना चाहेगा क्योंकि ये तो इनकम्प्लीट है, आखिर इसका यूज ही क्या होगा, ये वेस्ट है। और फिर लू फेंग भी उन सबको देखता है। अब जब लू फेंग ये सुनता है कि क्या ये इनकम्प्लीट है तो उसकी आंखें भी चमक उठती है और फिर बबाता लू फेंग को बताती है कि लू फेंग जितना ये इनकम्प्लीट होगा तो इसके चांसेस है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोअर में बिकेगा और मेरे एस्टिमेशन के मुताबिक ये सिर्फ 2 से 3 मिक्स्ड एलिमेंट्स के बराबर ही होता। और यहाँ पे कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कि अनडाइंग बेंग है जो कि अगर चाहे तो इसे 10 मिक्स्ड एलिमेंट्स या उससे ऊपर ले जा सकते, लेकिन उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं थी। और अभी के मर्तबा लू फेंग भी स्पीचलेस था क्योंकि इतने के मर्तबा कई सारे अनडाइंग बेंग थे जो कि इसे चाहते थे और वो इनके प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग तो उनसे फाइट नहीं कर सकता था इन सब को लेने के लिए। और फिर वो बात कहती है कि ये तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है कि तुम्हें ये मिलेगा या फिर नहीं। और लू फेंग यही सोचने लगता है और वो कहता है कि अब सब किस्मत पे देखा जाएगा। और मोसा क्लैन की बॉडी वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल थी सेकंड क्लोन बनाने के लिए क्योंकि उसकी पीक एनर्जी लाइफ फॉर्म और उसके मोस्ट पावरफुल असासिन की वजह से वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी इन्फीरियर हो जाता था और वो इन्फीरियर नहीं होता। और अब फिर वो ओल्ड मैन इसकी बोली स्टार्ट कर देता है जो कि 0 से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी एक बंदा कहता है 1 मिक्स्ड एलिमेंट्स और सब लोग उसकी तरफ से देखने लगते हैं और फिर ऐसे ही मोसा क्लैंसमैन स्किन की भी बोली स्टार्ट हो जाती है और अभी के मर्तबा सब उस पर ऐसे ही बोली लगाने लगते हैं। लेकिन हालांकि वो डैमेज थी, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ती और लू फेंग और ज़्यादा हैप्पी होता है कि वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। वो 1.1 मिक्स एलिमेंट 1.15 मिक्स एलिमेंट ऐसे ही बढ़ने लगती है लेकिन वो बहुत ही स्लो बढ़ रही होती है 1.5 फिर 2। अब ये देखकर कि वो बढ़ता जा रहा है लू फेंग भी शॉक हो जाता है, वो अपने दांतों को पीसते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। तो लू फेंग भी कहता है कि आखिर ये इतना हाई प्राइस कैसे जा रहा है, ये तो डैमेज है तो आखिर ये इतना कैसे जा सकता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बढ़ते बढ़ते 3 मिक्स्ड एलिमेंट तक जा जाता है और यहाँ पे वो और भी हाई बढ़ने लगता है। और फिर हमें एक मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं इसे 3.6 मिक्स्ड एलिमेंट देने वाला हूँ क्योंकि अगर मुझे एक बार ये मिल गया तो मैं इसे अपने ट्रेनिंग रूम में जाके इसको बारे में ट्रेन कर सकता हूँ। और वो फिर इस पे 3.6 मिक्स्ड एलिमेंट लगा देता है। अब ये देखकर लू फेंग भी उस पर लगा देता है 3.9 मिक्स्ड एलिमेंट और यहाँ पे वो कहता है कि अब इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग उस स्क्रीन पे देखने लगता है और उस पे 3.9 मिक्स्ड एलिमेंट ही फिक्स हुए होता है और कुछ सेकंड बीतने के बाद भी वो चेंज नहीं होता है जिसे देखकर लू फेंग एक्साइटेड हो जाता है। और तभी वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि क्या 3.9 मिक्स्ड एलिमेंट से ज़्यादा कोई हायर बोली लगाने वाला था। और यहाँ पे वो काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है 3, 2, 1
तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या लू फेंग इस मोसा क्लैन की स्किन को ले पाता है या फिर नहीं, या फिर से कोई बड़ा बोली लगाकर इसको खरीदने वाला है। क्या लू फेंग का लक इतना अच्छा कि वो फिर से इस मोसा क्लैन की बॉडी को यूज करके अपने सेकंड क्लोन में मोसा क्लैन की बॉडी इंसर्ट कर सकता है। तो इसी सस्पेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।